सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कॉनकेव मिरर। बिहारी एक्सेंट में इसको बोला जाए तो इट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है टेबल फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड वन इज पोजीशन ऑफ इमेज। साइज एंड नेचर। तो सबसे पहले अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है फोकस पर। साइज कैसा होता है इसका? पॉइंट साइज्ड, ऑलमोस्ट पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनती है। रियल बनती है और इन्वर्टेड होती है। तो इस पर बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं जरा। इन्फिनिटी से हम आगे आते हैं, मतलब बियॉन्ड सी की हम बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनती है सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज कैसा होता है? ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। स्मॉल साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द का हम, या फिर डिमिनाइज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आते हैं। इस बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। सेंटर पर रखने पर जो इमेज बनती है वो भी सेंटर पर ही बनती है। ठीक है। साइज कैसा होता है इसका? सेम साइज होता है। नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आते हैं। सी और एफ के बीच में रखें बार। ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सेंटर एंड फोकस। इमेज कहाँ बनती है? सी से पीछे बनेगी इस बार, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट मिरर के पास आते जा रहे हैं, लार्ज साइज। सेकेंड लास्ट केस था, फोकस पर रख देना इमेज ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी एट इनफाइनाइट। साइज कैसा होगा? इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है तो मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। हाईली एनलार्ज्ड, वेरी लार्ज। यहां भी कहानी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। द लास्ट वन स्पेशल केस। सबसे 10th क्लास में ये जो हमारा केस था छठा वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करेंगे लास्ट में, तो वहाँ ये बहुत इस्तेमाल होगा। आखिरी वाला केस क्या है? आखिरी वाला केस कि अगर ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में, मतलब फोकस और मिरर के बीच में। ये हालांकि मिरर की बात है, हम जब लेंस पढ़ेंगे तब काम आएगी वाली चीज। मिरर के पीछे बनती है इमेज, और एनलार्ज इमेज होती है, यानी लार्ज साइज इमेज होती है। नेचर होता है इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात थी कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स में जरा बात कर लेते हैं अच्छी तरह से, जल्दी। कॉन्वेक्स के लिए देखें, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पर, तो इमेज हमें मिलती है फोकस पर। साइज वही सेम होता है, पॉइंट साइज्ड, बट एक अंतर है कि इसमें जो इमेज का नेचर है वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई, इनफाइनाइट नहीं है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, मतलब बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, इनके बीच में कहीं रखा हमने। तो ऐसे में इमेज कहाँ बनती है? फोकस और सेंटर के बीच में बनती है इमेज। इमेज बनती है हमारे पास फोकस और सेंटर के बीच में बनती है, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर बनती है। नहीं, फोकस और पोल के बीच बनती है। फोकस और पोल के बीच बनती है। डायग्राम अगर बनाओगे तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच में, ना कि सेंटर और फोकस के बीच में। साइज कैसा है? स्मॉल साइज होता है। और नेचर सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये बात समझ में आती है हमें अभी तक कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है, लेकिन दोनों ही केस में जो साइज है वो छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है। इसका मतलब जिस मिरर में आप उसे देख रहे हैं वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है, मतलब वो कॉनकेव मिरर है, और रियल बन रही है तो कॉनकेव है ही। वर्चुअल इमेज में डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखेंगे कि साइज कैसा है। वर्चुअल बड़ी इमेज बन रही है तो कॉनकेव होगा, वर्चुअल छोटी इमेज बन रही है तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, आप फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला सभी को पता तो है, क्या है मिरर फॉर्मूला? हम सभी जानते हैं, 1/f, 10th में पढ़कर आए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें अभी और बातें करूंगा, तब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में पहले से है 10th को लेकर तो वो क्लियर हो जाए। जैसे f क्या है? f है फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज पोजीशन, इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या यूं कहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से पोजीशन? कहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज? कहाँ से? पोल से। जितनी भी डिस्टेंस नापी जाती हैं उन सभी का रेफरेंस पॉइंट पोल होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। वन मोर थिंग कि इसमें कौन सी चीज़ कब प्लस की ली जाती है, कब माइनस की ली जाती है, ये चर्चा का विषय थोड़ा सा है। थोड़ा सा आपको बता दूँ मैं, देखें, अगर मान के चलिए हमने यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर अगर एक कॉनकेव मिरर को रखा है, मिरर में बनेगी इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अगर रख दूँ, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी मिरर के अंदर। इमेज कब बनेगी? जब लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएगी। मिरर लाइट फेंकता है क्या? लाइट तो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ फेंकेगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, वहां से फिर जो है जहां भी जाके मिलेंगी वहां इमेज बनती है। डायग्राम हमने अभी तक बनाए हैं और उनसे ये समझ में आ गया साहब कि लाइट ट्रैवल करती है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। साइन कन्वेंशन का जो रूल नंबर 1 है वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है उस डायरेक्शन में ली गई डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, उसका उल्टा ली गई डिस्टेंस नेगेटिव होती है। आप इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर इस केस में लेफ्ट से राइट में लाइट ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, सही है ना? यानी पोल से इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी और इस तरफ जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो नेगेटिव। सही है? अब इस रूल नंबर 1 के हिसाब से समझा जा रहा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट आप हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो कैन आई से u इज ऑलवेज नेगेटिव। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि u की जो वैल्यू है
वो हमेशा नेगेटिव होगी। कोई डाउट किसी का इसमें? यू जो है ऑलवेज नेगेटिव लिया जाएगा, ऑलवेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ली जाती है, इस बात का ख्याल रखें। आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा से मतलब नहीं है। देखो अभी कहीं कहीं आगे जब चल के हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे वहाँ कहीं कहीं पॉजिटिव भी हो जाएगी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है रूल याद रखना, 10th लेवल तक ये याद रखना कि ऑलवेज नेगेटिव बात समझ में आती है। लेकिन 12th में अगर आपको कुछ जगह पर ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा जहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्लस में भी आ जाएगी। हम लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे वहाँ जाकर आपको मिलेगा इस तरह से। हम जब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे वहाँ पर भी इसकी संभावना है मिलने की, वहाँ देखने जाएगा। मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है उस तरफ जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, उसका उल्टा जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो नेगेटिव है। मतलब पोल से राइट साइड में जो डिस्टेंस है वो और लेफ्ट में जो डिस्टेंस है वो। डायग्राम अगर आपने बनाए हैं तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। खैर फोकस की बात करते हैं या सेंटर की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्फीयर इस तरफ है, इसका कर्वेचर इस तरफ है, तो इसका सेंटर भी इसी तरफ आएगा। कॉनकेव का सेंटर लेफ्ट में आ रहा है राइट में आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट में डिस्टेंस कैसी ली जाती है? मान के चलो यहां सेंटर है इसका, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस। कैसी ली जाएगी? यानी रेडियस अगर नेगेटिव है तो उसका आधा होती है फोकल लेंथ, फोकस भी इधर ही होगा इसका, तो फोकल लेंथ भी माइनस में होगी। तो फोकल लेंथ विचार कर रहे हैं नेगेटिव कब होती है? कॉनकेव के केस में। पॉजिटिव कब होगी? कॉन्वेक्स में। कैसे? देखो कॉन्वेक्स का स्फीयर इस तरफ पूरा हो रहा है, सेंटर राइट में आएगा, फोकस भी राइट में आएगा, तो रेडियस भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव किस केस में होती है? कल बताया था आपको मैंने, कॉन्वेक्स की स्पेलिंग को लेकर समझाया था कुछ। कॉन्वेक्स की स्पेलिंग पहले अलग थी अब बदल चुकी है, खैर वो मजाक था, याद रखने के लिए था सिर्फ कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है। द रीजन इज हियर कि हमने एक नियम बना रखा है साइन कन्वेंशन का कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगी उस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, उसका उल्टा जो डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। लेफ्ट राइट वाली बात याद रखना। बाई चांस ऐसा हो जाए आपने अपने इस मिरर को घुमा के इधर रख लिया, ऐसा करके रख लिया उल्टा, मतलब इस तरह रख लिया जैसे ये केस लिया है। मान लो हमने पॉलिश अंदर से नहीं करी, पॉलिश बाहर से करी है, तो क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है? अगर मैं पॉलिश बाहर से कर दूं तो क्या ये कॉन्वेक्स है? ऑब्जेक्ट्स के सामने रख दूं तो अब क्या ये लेफ्ट वाली राइट वाली कहानी आपकी सही रहेगी? अब क्या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे? नहीं। अब देखो अब क्या, अब लाइट की डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, लाइट की डायरेक्शन से याद रखो लाइट किस तरफ ट्रैवल कर रही है, जिस तरफ लाइट ट्रैवल करेगी उस तरफ डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, उसका उल्टा नेगेटिव ली जाएंगी। नियम यही है। इस बात को आप लिखना तो लिख सकते हो किसी तरीके से। डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर पॉजिटिव। याद रखो, उसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इस बारे में कुछ, याद रखो बस हिंदी में लिख लो कि लाइट जिधर जा रही है उस तरफ डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव है, उसका उल्टा लेंगे तो नेगेटिव है। कोई प्रॉब्लम किसी को उसमें? पक्की बात है ना? ठीक है। अब जितने डायग्राम आपने बताए जरा ईमानदारी से बताना, अगर डायग्राम बनाए हैं तो रियल इमेज किस तरह बनती है इस डायग्राम के हिसाब से, लेफ्ट में या राइट में? रियल इमेज बनती है मिरर के सामने, लेफ्ट में। तो इमेज की पोजीशन, अगर इमेज रियल है तो इमेज की पोजीशन ली जाएगी माइनस में, लेफ्ट में तो माइनस में आएगी ना। और वर्चुअल बनती थी बिहाइंड द मिरर, राइट साइड में, मतलब वर्चुअल अगर इमेज बन रही है तो इमेज की पोजीशन ली जाएगी पॉजिटिव। हो गया काम खत्म। U ऑलवेज नेगेटिव, V कब नेगेटिव है? जब इमेज रियल होगी। कब पॉजिटिव है? जब इमेज वर्चुअल होगी। और फोकल लेंथ आपको पता ही था, कॉनकेव है तो माइनस में लेंगे, कॉन्वेक्स है तो प्लस में लेंगे। ठीक है। आगे चल के हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पाएंगे, वहां हाइट की भी बात होती है, उसका भी नियम समझ लीजिए। उसका नियम ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो हाइट आप लोगे वो पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ जो हाइट लोगे वो नेगेटिव होती है। जैसे ऑब्जेक्ट को हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। हम पढ़ेंगे तो बता दें उसमें, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इमेज अगर रियल बन रही है, जनरली हमारे सिंगल केस में देखा हमने कि इमेज जब रियल बनती है तो उल्टी बनती है, अगर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही बनाई गई है तो। आपने एक ही मिरर इस्तेमाल किया है या एक ही लेंस इस्तेमाल किया, डबल डबल नहीं किया था, तो ऐसे में जो रियल इमेज बनती है ज्यादातर केस में रियल इमेज हमारी जो उल्टी बनती है,
तो अगर इमेज रियल बन रही है या यूँ इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेंगे, इमेज अगर इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। नियम ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हाइट ले रहे हो तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ हाइट ले रहे हो तो नेगेटिव है। इसमें याद रहेगी वाली बात, इसको नोट तो नहीं करना कुछ भी इसमें से। तो आखिर क्या है ये फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कैसे बनता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज अ मिरर फॉर्मूला। हालांकि ये रट्टा मारने वाला है, इस तरफ जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो पॉजिटिव है, इधर जो ली जाएंगी वो नेगेटिव है। ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो पॉजिटिव है, नीचे जो डिस्टेंस ली जाएंगी वो नेगेटिव। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है हमने, और ये कहानी पलट जाएगी अगर आपने मिरर उल्टा रख दिया। जैसे इसी हिसाब से ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट में रख रहे हो तब के लिए है ऐसा। ऑब्जेक्ट को आपने उल्टा रख दिया, राइट में कर दिया, मिरर पलट दिया, तो सारी कहानी बदल जाएगी। आसान है, कठिन नहीं, बहुत इजी है, बस डायग्राम बनाने एक अच्छे से। देखो जैसे मेरे पास मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है, मैं कॉनकेव के लिए बना रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए आप इससे बुक से देखना, बुक से देख के समझ में आ जाएगा, और एक बार ट्राई भी कर लेना करना चाहो तो, अन्यथा नीड नहीं इसकी ज़्यादा। और ये है इस कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, यहाँ मान लीजिए सेंटर है। ठीक, सपोज करो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, बनाइए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट से एक लाइट रे डालिए जो कि कहाँ से पास करेगी, लाइन थोड़ा टेढ़ी हुई, चलो कोई बात नहीं, फोकस से पास कराइए। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा सकते हैं, फोकस से करा सकते हैं, पोल से करा सकते हैं, कैसे भी करा सकते हैं, मर्जी है, जितने नियम बना सकते हैं बना सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आपने लाइट रे पास कराई, फोकस से कराएं, फोकस से करा लीजिए, मर्जी है। बुक में जो दिया है डेरिवेशन में देखा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला दिया है शायद से, देखें जरा। अगर मैं फोकस से लाइट रे पास कराता हूँ, अगर आप फोकस से कराना चाहते हैं तो फोकस से कराइए, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल लाइट रे जहाँ कहीं भी काटेगी इसको, यहाँ बन रही है इमेज। यहाँ पे इमेज बन रही है हमारे पास, ठीक है। अगर आप सेंटर से पास कराते हैं, सेंटर से पास होने वाला लाइट रे जिस पाथ से जाती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है, तो उस केस में भी हमें लाइट रे ही मिलती है। या अगर आप पोल से पास कराते, जितने एंगल पर ये लाइट रे आ रही है उतने पे वापस जाती है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तब ये कहानी ये बनती है। थोड़ा मुझे इस समय हमें अलग कलर की आवश्यकता है, लेकिन कलर वाले मार्क पता नहीं कहाँ है। खैर समझे बात को। अगर हम फोकस वाले केस से कर रहे हैं तो कैसे करना है, और बुक वाले तरीके से कर रहे हैं तो बुक वाले तरीके से करना है। फोकस वाले केस में हम देख सकते हैं, एक बार ये एंगल हमें मिल रहा है, ठीक। फोकस वाले केस में देखो जरा, अगर आप फोकस वाले से कर रहे हैं या सेंटर वाले से कर रहे हैं, एक बार ये बता दो। फोकस वाले से, मैं इसे हटा दूँ सेंटर वाले, ठीक है, ताकि रेज कम से कम हो जाए। बुक में मेरे ख्याल से सेंटर वाले से कर रहा है, तो आप सेंटर वाले से कर सकते हैं चाहें तो। फोकस से करके देखते हैं। एक लाइट रे हम डाली पैरेलल जो फोकस से पास कर रही है, एक डाली फोकस से जो पैरेलल हो गई, एक डाली आपने पोल से जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पे दोनों मिल रही है।
तो ये हो गया हमारे पास ए डैश, ये हो गया बी डैश। मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ ये है पी, और इस पॉइंट को मैं ऐसे ही रैंडम नाम दे देता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास एम। ठीक है, जरा देखिए ट्राइंगल, ये पॉइंट है। ये रेज बहुत ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, अपर्चर, छोटे अपर्चर के लिए बनता है मेरे जितने फॉर्मूले। मिरर फॉर्मूला जो बना है वो छोटे अपर्चर के लिए, मतलब छोटे मिरर के लिए होता है, बड़े मिरर के लिए नहीं होता। मिरर का साइज जितना बड़ा हो जाता है उतना फोकस उसका क्लियर नहीं रहता। फोकस में एक टॉपिक आपको मिलेगा इसमें, मिरर एबरेशन बोलते हैं इसको हम लोग। मिरर एबरेशन में क्या होता है कि नॉर्मली हमने क्या स्टडी किया है, कॉनकेव मिरर क्या करता है कि पैरेलल लाइट इस पर डालेंगे तो वो सारी लाइट को एक पॉइंट पे मिला देता है, जिसे हम फोकस कहते हैं। लेकिन यही मिरर अगर बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने पर वो एक पॉइंट पे नहीं मिला पाता, पॉइंट के आसपास से भी कुछ लाइट रे निकलती है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एरर टाइप की है, इसे मिरर एबरेशन के नाम से जाना जाता है। इसे दूर करने के लिए स्फेरिकल मिरर ना लेके फिर बड़े मिरर को हम पैराबोलिक बनाते हैं। मैथ्स वाले बच्चे ने पढ़ा होगा पैराबोला 11वीं क्लास में, पैराबोलिक बनाया जाता है। फिर वो कहानी फिर बहुत आगे की है। मतलब कुल मिला के ये जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं ये बड़े मिरर के लिए नहीं है, छोटे मिरर के लिए है। तो छोटे मिरर के सामने बड़े ऑब्जेक्ट थोड़ी रखेंगे हम, छोटे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट भी छोटे हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट रे बहुत ऊंचाई पर नहीं है, पास पास ही है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट एम है और ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट आपके कॉन्साइड कर रहे हैं लगभग से, ये कहने की वाली बात है। चलो देखते हैं जरा, दो ट्राइंगल देखिए आप, ट्राइंगल ए बी एफ और ट्राइंगल पी एम एफ। दो ट्राइंगल पर ध्यान दीजिए जरा, कौन से ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल पी एम एफ, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? देखो एक एंगल है 90 का, एक एंगल इधर ही 90 का, एक एंगल ये इक्वल, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इसको मैं लिख दूं एक बार, लिखने में कंफ्यूज नहीं हो गए? बताइए, मैं इसको लिख के बताऊं एक बार जरा कैसे लिखना है। बस ये बताना कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो क्या ये बात समझने में कठिनाई हो रही है किसी बच्चे को? इसको लिख दूं एक बार, देखो जरा बताओ कौन कौन से बराबर है। एंगल ए बी, सॉरी एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इक्वल है एंगल एफ पी एम या एम पी एफ के, इक्वल है एंगल एम पी एफ के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये एंगल इसके बराबर है, एंगल बी एफ ए इक्वल है एंगल एम एफ पी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी नहीं एम पी एफ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, तो सिमिलर ट्रायंगल में हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। इससे हुआ है मेरा बाई ए क्राइटेरिया। आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट है। दो एंगल बराबर हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी लिख चल रही है कि हाँ साहब प्रॉपर बताओगे कौन से क्राइटेरिया से हुआ है। लिख दिया अच्छी बात है, नहीं याद आया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतना बताइए सर, दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, सफिशिएंट है। अब सिमिलर ट्रायंगल में हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो जरा दो साइड ले लीजिए, जैसे एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, इक्वल कम हो जाएगी, रेशियो की बात चल रही है ना। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी एम इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ पी। ए एफ अपॉन, कोई समस्या? पक्का? अभी फिलहाल के लिए मैं इसको इक्वेशन वन मान ले रहा हूँ। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान सा काम किया, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया बस। ठीक है, अब जैसे यही ट्रायंगल जो डॉटेड में बन रहे हैं, इन पे जरा विचार कर लो आप।
एक तो ट्राइंगल है ये वाला बी पी ए, बड़ा वाला ट्राइंगल। ऐसा ही एक डॉटेड वाला ट्राइंगल ये बन रहा है वाला बी पी ए। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सबको समझ में आ गया? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? कैसे? रूल नंबर 4 पढ़ा था, याद है? चौथा रूल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर पोल पे जाके मिल रही हैं तो ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, बताया था रूल नंबर 4 के हिसाब से। इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल बी, पहले ट्राइंगल बता दो, कौन से ट्राइंगल बात कर रहे हैं हम? इन ट्राइंगल बी पी ए, बड़ा वाला ट्राइंगल, और छोटा ट्राइंगल पे ये हो जाएगा हमारे पास बी डैश पी ए डैश। एंड ट्राइंगल बी डैश पी ए डैश। इन दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं आप कि कौन सा एंगल बराबर है? एंगल आई के बराबर है। एंगल आई का नाम बताना क्या होगा? एंगल बी पी ए इक्वल है एंगल बी डैश पी ए डैश के। सही है ना? क्यों इक्वल है? बाय रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके हिसाब से। दूसरा, एक 90 का मिल रहा है, ये 90 का है, इधर ही 90 का है। सही है ना? कौन सा 90 का हो गया? एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल, सबको समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा? दो एंगल आपने इक्वल डाल दिए, रीजन क्या है? दोनों ही 90 डिग्री के हैं। सेम कहानी यहाँ लगेगी साहब, सिमिलर ट्राइंगल मैंने पढ़ा है कि दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो 10th लेवल की मैथमेटिक्स है। फिर से डाल देंगे, कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल बी पी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डैश पी डैश, सॉरी बी डैश पी ए डैश। सेम डाल दो वही, किससे? बाई ए क्राइटेरिया से। अब ये भी कहानी लगेगी इसमें वही कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। कौन से करस्पॉन्डिंग साइड बन जाएंगे सर बताओ? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होंगे ए पी अपॉन ए डैश पी। करस्पॉन्डिंग साइड की बात चल रही ना, ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल टू हो जाएगा ए पी अपॉन ए डैश पी। ठीक, आगे बढ़ो जरा जरा, एक लाइन और देख लो जरा सी आगे। क्या मैं ए डैश बी डैश की जगह पर, ए डैश बी डैश की जगह पर पीएम कर सकता हूँ? पक्का? या ऊपर कर लो, यहाँ पर, यहाँ पे कर लो, ऊपर जगह भी अच्छी है। पीएम की जगह पर मैं ए डैश बी डैश कर लूँ? सॉरी, ये तो ऊपर ए भी है, नीचे कर ले रहा हूँ मैं ए डैश बी डैश इक्वल टू वही कहानी ए एफ अपॉन एफ पी। इसे मानिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानिए इक्वेशन नंबर 2। एक बार इतना एक हल्का सा पॉज लीजिए और दोनों ट्राइंगल सिमिलर करके देखो सही से कर पा रहे हो नहीं पर। इसके आगे बेसिक कैलकुलेशन है, अगर इतना कर पा रहे हो तो ये टॉपिक हो चुका लगभग आपका। बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जब इनके एलएचएस इक्वल हैं तो आरएचएस भी इक्वल होंगे। या लिख दो पहले कि भाई इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के, तो इनके एलएचएस तो बराबर है। तो आरएचएस क्या है जरा लिखना, ए एफ अपॉन एफ पी इक्वल टू हो जाएगा ए पी अपॉन ए डैश पी। बस यहाँ तक थी ज्योमेट्री, इसके आगे बहुत बेसिक सी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स यहीं तक थी बस, इसके आगे बेसिक फिजिक्स है। ए एफ क्या है जरा बताना? ए एफ ये, अच्छा सही बात है। ए एफ मतलब पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ए एफ हो गया। अच्छा, और क्या चाहिए हमको? एफ पी। एफ पी तो क्लियर है, फोकल लेंथ है। मैं जरा इसको के नाम से रख देगा, देखो एफ पी मतलब फोकल लेंथ है, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ।
थोड़ा डायग्राम ऐसा हो जाएगा घिचपिच सा, लेकिन बस समझते रहो सही से। लास्ट में एक साथ डायग्राम बनाओगे तो फिर लास्ट में समझोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए अभी एक साथ समझते रहो सही साथ साथ ही। एफ पी फोकल लेंथ है, इसे मैं फोकल लेंथ लिखूं एफ, ठीक है ना, ये एफ हो जाएगा। और देखें जरा, ए पी चाहिए ना हमको। ए पी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैं इसे यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ए पी ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। ए डैश पी चाहिए हमको, हाँ चाहिए, ये हो जाएगी पोजीशन की पोजीशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा वी। कोई समस्या नहीं है इसमें। एक चीज हमको नहीं मिल रही बस, ए एफ क्या है ये नहीं मिल रहा। अच्छा, ए एफ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। क्या मैं ए एफ को ए पी माइनस एफ पी लिख सकता हूं? इससे फायदा क्या होगा, ए डैश पी वी है और एफ पी एफ है, दोनों मालूम है, इससे हमारा ए एफ निकल के आ जाएगा। एक और बात सुने, ये सभी नेगेटिव होंगे हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। यू भी नेगेटिव होगा, एफ भी नेगेटिव होगा और वी भी नेगेटिव होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। अब फटाफट से सबकी जस्ट वैल्यू लगाना चालू कर दो बस फटाफट से। ए एफ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बार ए एफ को मैं वी माइनस एफ लिख दूं डायरेक्ट, या पहले कहानी बनाऊं पूरी? बना लेते देख लेना। ए मतलब ए एफ की जगह, इसको जरा सब ध्यान से देख लेना जो मैं लिख रहा हूँ। ए एफ को ले सकते हैं हम लोग, एक मिनट जरा बाकी लोग शांत रहिए और लोगों को समझने का मौका दीजिए। ए पी माइनस पूरी डिस्टेंस में से मैं इतनी निकाल दूं अगर, तो ए एफ से मिल जाएगा मुझे। एफ पी को अगर मैं माइनस कर दूं, देखो जरा इस बात को देख लो बस, ए एफ मतलब ये डिस्टेंस थी, ये कैसे निकलेगी, पूरी डिस्टेंस में से इतना निकाल दो, ये बचेगा। पूरी डिस्टेंस थी ए पी, उसमें से एफ पी को निकाल दिया तो ए एफ बचेगा, ए एफ की जगह में लिख दिया, बाकी सारी चीजें सेम लिख दीजिएगा। एफ पी ए पी ए डैश पी, अब इनकी लगा दो वैल्यू, आने वाला आंसर। अब ए पी कितना है, माइनस यू, ए पी है माइनस यू। एफ पी कितना है, एफ पी है माइनस एफ अपॉन एफ पी माइनस एफ इक्वल टू ए पी माइनस यू, ए डैश पी माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा माइनस से माइनस उड़ा दें इसका, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, जो बच रहा है, या चलो और सिंप्लीफाई करके लिख लो पहले, ये हो जाएगा माइनस यू प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इक्वल टू यू अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका, करिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई पर v और u का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास माइनस यू वी, v का f से करेंगे तो प्लस वी एफ, इसका करेंगे तो इक्वल टू माइनस यू एफ, ठीक है। f वाले टर्म्स को एक तरफ कर, एक सेकंड, माइनस यू एफ, एफ वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, नॉर्मल टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा हमारे पास वी एफ प्लस यू एफ इक्वल टू यू वी। यहां तक जिसको समस्या है वो बता दो मुझे, एनीवन? एक छोटा सा काम करना और रह गया बस, यू वी एफ से डिवाइड कर दो पूरे में, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म में करना है, वी एफ के अपॉन में भी आ जाएगा यू वी एफ प्लस यू एफ के अपॉन में भी आ जाएगा यू वी एफ और यू वी के अपॉन में भी आ जाएगा यू वी एफ। जो कट रहा से काट दीजिए, v कैंसिल f कैंसिल, क्या बचा प्लस u कैंसिल f कैंसिल इक्वल टू,
दिस इज आवर डिजायर्ड मिरर फॉर्मूला। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी मिरर में आपने अब तक कितने डायग्राम बनाए हैं मिरर से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, मिरर के डायग्राम बनाए बहुत सारे। आप अब तक ये जान चुके हैं कि मिरर में सेम साइज की इमेज बने ऐसा आवश्यक नहीं। इमेज का साइज बड़ा या इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बन रही है, कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी बन रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, if the size of object is 5 centimeter and the size of image is 10 centimeter, तो इमेज का साइज 10 है, ऑब्जेक्ट का 5 है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी हुई? 2 टाइम्स। इमेज ऑब्जेक्ट्स की कितने टाइम्स हुई? 2 टाइम्स। सो हियर द लीनियर मैग्निफिकेशन इज 2। लीनियर मैग्निफिकेशन 3, इसका मतलब इमेज 3 टाइम्स। लीनियर मैग्निफिकेशन 1/3, इसका मतलब इमेज 3 टाइम्स डाउन है, छोटी है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 15 का है तो इमेज उससे 3 टाइम्स कम होगी, मतलब 5 की होगी। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन अगर 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है। तो जरा बुद्धिमान लोग बताएं, आंसर पहले बोल दिया। क्वेश्चन यही था कि अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है, इट मींस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर इक्वल। तो ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और पूछा भी था इससे पहले में सवाल ये वाला, बस इस बार एम के टर्म में पूछ लिया है। ठीक, तो बहुत आसान सा तरीका आपने बताया कि अच्छा एम आपने 2 कैसे निकाला? ऑब्जेक्ट की हाइट है, डिवाइड किया, किस में किसका डिवाइड किया? इमेज में ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया, तो वही हमने फॉर्मूला लिख दिया। सबके लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम लोग? लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी h, ऑब्जेक्ट की हाइट थी h, इमेज की हाइट बन रही थी h डैश, तो फॉर्मूला बन जाएगा h डैश अपॉन h। बेसिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला जो है वो यही है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था कि ये माइनस बी अपॉन यू के बराबर भी होता है, वो कैसे आता है वो हम निकालेंगे इसी डायग्राम से। हम इसे पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा। अगर एग्जाम में सिर्फ यही आता है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, सिर्फ इक्वेशन सेकंड वाला। मतलब आप सिर्फ इस ट्राइंगल में ध्यान देंगे, जो डॉटेड वाला ट्राइंगल है इस पर। आपको इतना तो आइडिया है ना, जरा इसको टर्न कीजिए। आपको इतना तो आइडिया है कि हमें फॉर्मूले में h डैश और h चाहिए, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है h, और हाइट ऑफ इमेज इस डायग्राम के हिसाब से अभी ये है h डैश माइनस, जैसा हमने स्टडी किया अभी साइन कन्वेंशन में कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो हाइट ली जाती है वो पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ जो हाइट ली जाती है वो नेगेटिव होती है। इसलिए मैंने h डैश को माइनस का लिखा है। कोई समस्या तो नहीं ना? तो एक तो मुझे ये दोनों साइड चाहिए, इसी से समझ में आ रहा है तो कौन सा ट्रायंगल हमें चाहिए। दूसरी बात, हमें v और u चाहिए, तो v और u भी तो इसी ट्रायंगल से मिल पाएंगे हमको। इसका मतलब हमें इस वाले ट्रायंगल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है बाद वाला ट्रायंगल। क्या इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो? कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास सिर्फ वही प्रूव करने का आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो आप सेकंड वाला कहां से स्टार्ट किया हमने? यहां से शुरू करेंगे आप फिर से। मतलब इतने हिस्से को उठा के वहां पे आप अपना कॉपी पेस्ट कर लेंगे अगर सिर्फ वही आता है तो, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं तो दो बार करने को लाभ तो है नहीं। तो मैं यहीं से उठा रहा हूं इस पॉइंट को, बाई इक्वेशन सेकंड उठा रहा हूं। यहाँ पे देखें जरा, बाई इक्वेशन सेकंड। क्या था सेकंड इक्वेशन जो भी आपने बनाया था? चेक करें अपने नोट्स में जरा देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए पी अपॉन ए डैश पी। जरा डायग्राम देखिए, डायग्राम के हिसाब से ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज h। व्हाट इज ए डैश बी डैश? माइनस h डैश, हाइट ऑफ इमेज। माइनस क्यों ले रहे हैं? डायग्राम में उसको इन्वर्टेड लिया है। ठीक है, ए पी क्या है? ए पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू,
और ए डैश पी क्या है, माइनस वी, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, क्या बचा, बचा एच अपॉन एच डैश, इस माइनस को बदल लिया ये एच अपॉन एच डैश इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। क्या हमें ये चाहिए, नहीं, हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो कर लीजिए एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और एच डैश अपॉन एच क्या था, ये था m, so finally we have the formula m equal to h dash upon h equal to minus v upon v. This is the desired linear magnification formula, very simple. Note it down.